नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। जोशीमठ में भू धसाव के लिए मानव जनित कारकों के साथ साथ भूवैज्ञानिक कारक भी जिम्मेदार। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के मुताबिक जनगणना का कार्य 4 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया है। वाटर विजन एट 2047 विषय पर राज्यों के जल से संबंधित मंत्रियों का प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने भारत में सड़क सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया और भारतीय मानक ब्यूरो के 76वें स्थापना दिवस पर कई पहलें शुरू की गईं। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर आपदा प्रबंधन और आपदा से जुड़े मुद्दे से संबंधित है। तो सबसे पहले बात करते हैं जोशीमठ की। जोशीमठ में भू धसाव के लिए मानव जनित कारकों के साथ साथ भूवैज्ञानिक कारक भी जिम्मेदार। इस साल की शुरुआत में ही उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए और इस भूकंप का सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया जोशीमठ में। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जोशीमठ में भूधसाव के लिए मानव जनित कारकों के साथ साथ भूवैज्ञानिक कारक भी जिम्मेदार हैं। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने के लिए मुख्य पारगमन मार्ग है। ये पश्चिम में कर्मनाशा और पूर्व में ढकनाला नदियों से घिरा हुआ है। जोशीमठ के दक्षिण में धौलीगंगा और उत्तर में अलकनंदा नदियां बहती हैं। जोशीमठ में भूधसाव यानी सबसिडेंस का पहला मामला वर्ष 1976 में मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में दर्ज किया गया था। भू धसाव के लिए उत्तरदायी भूवैज्ञानिक कारक हैं। उसके मुताबिक ये है कि जोशीमठ लगभग वेकृता थर्स्ट पर स्थित है। ये एक विवर्तनिक भ्रंश रेखा है। साथ ही ये स्थान मुख्य भूगर्भिक भ्रंश रेखा मेन सेंट्रल थ्रस्ट और पांडुकेश्वर थ्रस्ट के भी बहुत निकट है। ये भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र के जोन 5 में आता है। इसके आसपास का क्षेत्र अत्यधिक भार वाली सामग्री की पतली परत से ढका हुआ है और इसी वजह से इस स्थान पर भूधसाव का ज्यादा खतरा बना रहता है। उच्च हिमपात और अत्यधिक अपक्षयित नीच चट्टानें इस क्षेत्र को भूस्खलन के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। इसके अलावा अत्यधिक वर्षा इसकी ढलान की स्थिरता को प्रभावित करती है। वहीं मानव जनित कारकों की बात करें तो अनियोजित निर्माण और अव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली, विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना सहित जोशीमठ और तपोवन के आसपास की अन्य जल विद्युत परियोजनाओं ने कमजोर ढलान पर अतिरिक्त दबाव बनाया है। इसके अलावा सतह से जल के भूरिसाव में वृद्धि भूधसाव का एक संभावित कारण है। भूधसाव यानी कि लैंड सबसिडेंस ये उपसतही मृदा सामग्री के हटने या विस्थापन की वजह से पृथ्वी की सतह के धीरे धीरे बैठने या फिर अचानक से धंसने की प्रक्रिया है। जोशीमठ में भ्रंश रेखाओं के बीच की अवस्थिति की बात करें तो यहाँ पर पांडुकेश्वर थ्रस्ट, वेकृता थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और तपोवन भ्रंश हैं और इसी अवस्थिति संबंधी समस्या की वजह से विशेषज्ञों का कहना है कि जोशीमठ की अवस्थिति इसे ज्यादा सुभेद्य बनाती है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये न केवल एक भ्रंश रेखा के शीर्ष पर स्थित है बल्कि ये खतरनाक रूप से अन्य 2 भ्रंशों के निकट भी स्थित है। इस तरह से विवर्तनिक गतिविधि के कारण यहाँ पर भूधसाव का खतरा बना रहता है। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के मुताबिक जनगणना का कार्य 4 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के मुताबिक जनगणना के कार्य को वर्ष 2024-25 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कोविड महामारी का हवाला देते हुए भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय ने प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर करने की समय सीमा को 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया है। कोविड के बाद से इसे कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है। जनगणना नियमावली 1990 के नियम 8 के सब क्लॉज 4 के अनुसार प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं जनगणना आयुक्त द्वारा सूचित की जाने वाली तिथि से स्थिर कर दी जाएंगी। ये सूचित तिथि जनगणना संदर्भ तिथि से 1 वर्ष से पहले की नहीं होगी, क्योंकि वर्ष 2024 की शुरुआत में आम चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में चुनाव से पहले जनगणना संबंधी कार्य को करना संभव नहीं होगा। जनगणना की प्रक्रिया की बात करें तो पहले जनगणना से पहले राज्यों की प्रशासनिक इकाइयों जैसे शहरों, जिलों आदि की संख्या में बदलाव के बारे में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को अनिवार्य रूप से सूचित करना होता है। वर्ष 2011 में देश में जिलों की संख्या 640 थी, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 736 हो गई है।
इसके बाद 2 चरणों में जनसंख्या का कार्य किया जाएगा। आवास सूचीकरण और आवास गणना की बात करें तो इसमें जनगणना नियमों में हालिया संशोधनों के मुताबिक इस चरण में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की भी गणना की जाएगी। इस दौरान प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाती है और उसकी व्यक्तिगत जानकारियों पर डेटा संग्रह किया जाता है, जैसे कि आयु, वैवाहिक स्थिति, धर्म आदि। दशकीय जनगणना संबंधी कार्य कराने की जिम्मेदारी भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय की होती है और ये कार्यालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर देश के सभी सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है, भले ही वे भारत के नागरिक हों या फिर न हों। इसे पहली बार वर्ष 2010 में संकलित किया गया था और वर्ष 2015 में अपडेट किया गया था। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नियम 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया है। अगली खबर जल संसाधन से संबंधित है। वाटर विजन एट 2047 विषय पर राज्यों के जल से संबंधित मंत्रियों का प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान जो पहले शुरू की गई उसके तहत उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग पर राष्ट्रीय रूपरेखा जारी की गई। राष्ट्रीय तलछट प्रबंधन रूपरेखा प्रस्तुत की गई। तलछट प्रबंधन जलाशय की क्षमता के अधिकतम उपयोग को सक्षम बनाता है। ये अनुकूलित संरचनात्मक और कार्यात्मक उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है। जल शक्ति अभियान के तहत सर्वोत्तम प्रथाओं का शुभारंभ कैच द रेन शुरू किया गया। कैच द रेन का उद्देश्य लोगों की सक्रिय भागीदारी से वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण को बढ़ावा देना है। WRIS यानी भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली पोर्टल के अंतर्गत जल इतिहास नामक एक सब पोर्टल का उद्घाटन किया गया। जल इतिहास 100 वर्ष से अधिक पुरानी चुनिंदा जल विरासत संरचनाओं को प्रदर्शित करेगा। WRIS पोर्टल जल संसाधनों से संबंधित सभी डेटा और मानकीकृत सूचनाओं के लिए सिंगल विंडो समाधान प्रस्तुत करता है। इसके अलावा वाटर विजन पार्क की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके माध्यम से जल संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वनीकरण के विचार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही जल और संबद्ध संसाधन सूचना एवं प्रबंधन यानी वार्मिस की प्रमुख विशेषताओं जैसे कि एकीकृत डेटा रिपोजिटरी, डेटा में इंटेलिजेंट इंसाइट आदि को रेखांकित किया गया। इस सम्मेलन का महत्व ये है कि ये योजना निर्माण, प्रक्रिया और कार्यान्वयन के मामले में अलग अलग सरकारी कार्यक्रमों या योजनाओं के बीच तालमेल स्थापित करेगा। इसने जल गवर्नेंस के 4 E's यानी कि पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इक्विटी यानी समानता, एफिशिएंसी यानी दक्षता और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। जल गवर्नेंस के लिए संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो राज्य सूची की प्रविष्टि 17 जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी आदि से संबंधित है। वहीं संघ सूची की प्रविष्टि 56 अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन तथा विकास से संबंधित है। अगली खबर सड़क सुरक्षा से संबंधित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने भारत में सड़क सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति को सड़क सुरक्षा के लिए दिशा निर्देशों पर रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया है। इस समिति के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AM सप्रे होंगे। ये समिति मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 136A के मुताबिक राज्यों में सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए राज्य विशेष दिशा निर्देश बनाने का प्रयास करेगी। पीठ ने ये भी स्वीकार किया है कि तेज गति से वाहन चलाना भारतीय सड़कों पर घातक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। मोटर यान अधिनियम 1988 की बात करें तो इस अधिनियम को मोटर यान अधिनियम 1939 के स्थान पर लाया गया था। इसे 1 जुलाई 1989 से लागू किया गया। इसकी कई धाराओं में संशोधन किए गए हैं और हालिया संशोधन वर्ष 2022 में किए गए हैं। इन हालिया संशोधनों द्वारा तृतीय पक्ष बीमा और मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम की धारा 136(2) केंद्र के लिए स्पीड कैमरा, क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा आदि सहित सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए नियम बनाना अनिवार्य करती है। इस अधिनियम की धाराएं 215A और B राज्यों को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करने और सलाहकारी निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान करती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में कुल मिलाकर 4,12,432 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थी। इन दुर्घटनाओं से निपटने के लिए सड़क दुर्घटनाओं के लिए डैशबोर्ड, नकदी रहित उपचार की व्यवस्था, नेक और मददगार लोगों की पहचान और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की स्थापना जैसे कदम उठाए गए हैं।
अगली खबर भारतीय मानक ब्यूरो से संबंधित है। भारतीय मानक ब्यूरो के 76वें स्थापना दिवस पर कई पहलें शुरू की गई हैं। BIS की स्थापना BIS अधिनियम 1986 के तहत की गई थी। इसे वर्ष 1947 में स्थापित भारतीय मानक संस्थान के कार्य सौंप दिए गए थे। वर्तमान में BIS वर्ष 2016 के BIS अधिनियम के ढांचे के तहत कार्य करता है। और अब जो पहले शुरू की गई हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहली योजना है भारतीय राष्ट्रीय कार्य योजना यानी SNAP 2022 से 27। ये उभरती प्रौद्योगिकियों और सततता तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित चिंताओं को दूर करने पर लक्षित है। ये योजना राष्ट्रीय मानकीकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दूसरा है संशोधित भारतीय राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2023 या NEC 2023। इसे BIS ने तैयार किया है। ये देश भर में विद्युत संस्थापन कार्यप्रणालियों को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करती है। भारत की पहली NEC वर्ष 1985 में तैयार की गई थी। इसे बाद में वर्ष 2011 में संशोधित किया गया था। वर्तमान संशोधन में विद्युत योजनाओं को नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के अनुसार स्थापित किए जाने की आवश्यकता को शामिल किया गया है। साथ ही अस्पतालों, सामुदायिक सुविधा केंद्रों, होटलों आदि जैसे विशेष स्थानों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता पर पुनर्विचार की कार्रवाई का भी शुभारंभ किया गया है। BIS ने सतत शहरी योजना निर्माण मानदंडों, नई और सतत निर्माण सामग्रियों को शामिल करने आदि के लिए NBC पर पुनर्विचार की कार्रवाई का शुभारंभ किया है। इसके अलावा स्कूलों में मानक क्लब की स्थापना के बारे में भी पहल शुरू की गई है। इसके तहत BIS का उद्देश्य मानक क्लबों के माध्यम से छात्र केंद्रित गतिविधियों द्वारा कक्षा 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं के विज्ञान के छात्रों को गुणवत्ता और मानकीकरण की अवधारणाओं से अवगत कराना है। भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता यानी NBC 2016 और NEC 2023 के उचित कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की शुरुआत की जा रही है। और आइए अब आपको बताते हैं BIS के कुछ सामान्य मानकों के बारे में। जैसे BIS हॉलमार्क सोने और चांदी के आभूषणों के लिए अनिवार्य मानक है। ISI मार्क औद्योगिक उत्पादों के लिए मानक अनुपालन चिन्ह है। इको मार्क पर्यावरण के लिए अनुकूल उत्पादों की लेबलिंग है। उत्पाद प्रमाणन योजना मूर्त उत्पादों पर लागू होती है। विदेशी विनिर्माता प्रमाणन योजना के तहत विदेशी आवेदकों या विदेशी विनिर्माताओं को ISI मार्क के उपयोग के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है। और सिस्टम सर्टिफिकेशन स्कीम प्रणालियों या फिर प्रक्रियाओं पर लागू होता है। और आइए बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। प्रथम अग्रिम अनुमान। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किए हैं। इन अनुमानों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7% तक की वृद्धि हो सकती है। आपको बता दें NSO सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। प्रथम अग्रिम अनुमान की बात करें तो इसे पहली बार वर्ष 2016-17 में प्रस्तुत किया गया था। ये किसी वित्तीय वर्ष में GDP में अपेक्षित वृद्धि के प्रथम आधिकारिक अनुमान होते हैं। ये एक तरह से अग्रिम अनुमान भी है क्योंकि ये वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से बहुत पहले ही प्रकाशित कर दिए जाते हैं। FAE में प्रकाशित GDP के अनुमानों का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्रालय आगामी वित्त वर्ष के बजट आवंटन को निर्धारित करने के लिए इनका इस्तेमाल करता है। भारतीय टेलीग्राफ अवसंरचना सुरक्षा नियम 2022। दूरसंचार विभाग ने भारतीय टेलीग्राफ अवसंरचना सुरक्षा नियम 2022 तैयार किए हैं। दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय के अधीन काम करता है। सरकार ने एक अखिल भारतीय दूरसंचार अवसंरचना नेटवर्क स्थापित किया है। ये नेटवर्क इसलिए स्थापित किया गया है क्योंकि अलग अलग एजेंसियों द्वारा निष्पादित उत्खनन गतिविधियों के कारण भूमिगत उपयोगिता परिसंपत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। अकेले दूरसंचार क्षेत्र को ही प्रतिवर्ष लगभग 3000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस नियम से ये लाभ होगा कि कई उपयोगिताओं को अवांछित नुकसान और उनकी पुनर्बहाली से जुड़ी व्यर्थ की लागत से बचाया जा सकता है। सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया को वरीयता आदेश 2017। केंद्र सरकार ने निविदा शर्तों में 1 दर्जन से ज्यादा प्रतिबंधात्मक और भेदभावपूर्ण शर्तों में ढील दी है। ये शर्तें सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया को वरीयता आदेश 2017 का उल्लंघन थी। इस आदेश को स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जारी किया गया था। PPPMII के बारे में बात करें तो इस आदेश के अनुसार आमतौर पर न्यूनतम 50% स्थानीय सामग्री का उपयोग किया जाएगा और इस आदेश को सार्वजनिक खरीद में घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया है।
अगला टॉपिक है वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी किया है। ILO की इस रिपोर्ट के निष्कर्षों में ये कहा गया है कि कम कार्यावधि और काम को साझा करने जैसे उपायों ने कोविड-19 महामारी के दौरान कार्य की मात्रा को कम करने और रोजगार को बचाने में मदद की थी। काम के घंटों में लचीलेपन ने व्यक्तियों के साथ साथ कंपनियों को भी सामूहिक रूप से कार्यभार को कम करने में सक्षम बनाया था। अगला टॉपिक है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA 1967 एक्ट। गृह मंत्रालय ने पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी पैफ नामक समूह पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कार्यवाही विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 यानी UAPA अधिनियम के तहत की गई है। पैफ को पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी समूह जैश-ए मोहम्मद का प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। UAPA कानून सरकार को किसी भी संगठन को गैर कानूनी संघ या आतंकवादी संगठन घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। इस कानून के तहत भारतीय और विदेशी दोनों तरह के नागरिकों को आरोपी घोषित किया जा सकता है। साक्ष्य और आरोपों के विश्लेषण के आधार पर एक राजनीतिक संगठन पर प्रतिबंध की पुष्टि करने के लिए केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक UAPA अधिकरण का गठन किया है। अगला टॉपिक है क्लाउड फॉरेस्ट। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया है कि क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड देशों को उनके क्लाउड फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगा। क्लाउड फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय पर्वतीय क्षेत्रों की वनस्पति को संदर्भित करता है। इन क्षेत्रों में पर्वत आर्द्रता को ऊपरी दिशा में धकेलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सतत संघनन होता है और इस वजह से इन क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों की सामान्य विशेषता ये है कि इनमें अक्सर कैनोपी स्तर पर पाई जाने वाली कोहरे और बादलों की स्थायी, बारंबार और मौसमी निम्न परत पाई जाती है। क्लाउड फॉरेस्ट केवल ऊंचे पर्वतों वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है मोइरांग। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने मणिपुर के मोइरांग में कुछ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसके अलावा मोइरांग में ऐतिहासिक आजाद हिंद फौज मुख्यालय में 165 फीट ऊंचे तिरंगे का भी अनावरण किया गया है। ये संपूर्ण पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है। मोइरांग मणिपुर के बिष्णुपुर जिले का एक छोटा सा शहर है। इस जगह का ऐतिहासिक महत्व है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोइरांग आजाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का मुख्यालय था और इस स्थान पर वर्ष 1944 में तिरंगा फहराया गया था। सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो मोइरांग में हरोबा उत्सव, खम्बा थोईबी नृत्य आदि की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा ये पारिस्थितिकीय आकर्षण का भी केंद्र है। यहाँ सेंद्रा द्वीप, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील आदि है। अगला टॉपिक है सगोल कांगजेई। गृह मंत्री ने मणिपुर में 122 फीट की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। इस प्रतिमा में एक सगोल कांगजेई खिलाड़ी को दर्शाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक पोलो की उत्पत्ति सगोल कांगजेई से हुई है, जो मणिपुर का देशज खेल है। इस खेल में प्रत्येक पक्ष से 7 खिलाड़ी होते हैं। इनमें से प्रत्येक खिलाड़ी एक मणिपुरी टट्टू यानी छोटा घोड़ा पर सवार होता है। इस खेल में इस्तेमाल की जाने वाली गेंद बांस की जड़ से बनी होती है। मणिपुरी टट्टू भारत की 5 देशी घोड़ों की नस्लों में से एक है। अन्य 4 मारवाड़ी, काठियावाड़ी, जंसकारी और स्पीति हैं। राज्य सरकार ने इस छोटे घोड़े को संरक्षण प्रदान करने के लिए मणिपुरी टट्टू संरक्षण और विकास नीति 2016 तैयार की है। राज्य ने इस नस्ल के संरक्षण के लिए मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स विकसित किया है। अगला टॉपिक है पर्पल फेस्ट। देश के पहले पर्पल फेस्ट का उद्घाटन गोवा में किया गया है। ये फेस्ट देश भर के दिव्यांग लोगों को एक साथ लाता है। इसका आयोजन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए गोवा राज्य आयोग ने गोवा के समाज कल्याण और मनोरंजन सोसाइटी निदेशालय के सहयोग से किया है। और आइए अब बात करते हैं चर्चित स्थलों के बारे में। अबेई। भारतीय सेना ने अबेई में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में महिला शांति रक्षक सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी तैनात की है। अबेई एक तेल समृद्ध विवादास्पद क्षेत्र है। ये सूडान और साउथ सूडान को विभाजित करने वाली सीमांकन रेखा के निकट स्थित है। अगला टॉपिक है सूडान। ये उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी सीमा मिस्र, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया और इरिट्रिया से लगती है। इसकी उत्तर पूर्वी सीमा लाल सागर से लगती है। इसकी राजधानी खार्तूम है। व्हाइट नील और ब्लू नील दोनों अटबारा नदी के साथ मिलकर सूडान में ग्रेट नील या फिर नाइल नदी का निर्माण करती हैं।
इसके पश्चिम की ओर मार्राह पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। और अब बात करते हैं दक्षिणी सूडान की। ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक भू-आबद्ध देश है। ये सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या और इथियोपिया से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी जुबा है। व्हाइट नील इस देश से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। इसमें प्रसिद्ध साउदर्न नेशनल पार्क और बोमा नेशनल पार्क अवस्थित हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर ये कंटेंट और जानकारी आपको पसंद आ रही है तो और छात्रों के बीच में भी इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।